के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 63 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के रेस्पेक्ट में अरेंज कर रखा है। ठीक है, किस टाइप से अरेंज करेंगे वो हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था, एक बार रनिंग में देख लो। वहाँ पे हमने देखा था कि जो मेंडलीव है उन्होंने सबसे पहले रफली काम किया। किस टाइप से उन्होंने टोटल 63 कार्ड्स को वो लेके चला। 63 कार्ड्स पे मतलब प्रत्येक कार्ड पे प्रत्येक एलिमेंट का सिंबल उस कार्ड पे उन्होंने रिप्रेजेंट करा। सिंबल के जस्ट नीचे उन्होंने उस एलिमेंट की दो प्रॉपर्टीज को नीचे उन्होंने उस कार्ड के ऊपर लिखा। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी उन्होंने एक्सप्लेन करी कार्ड के ऊपर, एक तो ऑक्साइड की और दूसरी हाइड्रेट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को उन्होंने उस कार्ड के नीचे जस्ट लिखा। ठीक है, अब ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने उन कार्ड को रफली अरेंज किया। रफली अरेंज उन्होंने सबसे पहले वॉल पे दीवार पे पहले अरेंज किया था। कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने उस टेबल में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। पहले तो वॉल पे अरेंज करके देखा, वो कंप्लीट सही आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने टेबल के अंदर उस एलिमेंट को उसी पैटर्न में अरेंज किया। ठीक है, तो 63 एलिमेंट्स को उन्होंने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने अरेंज किया था। किस टाइप से अरेंज किया, जब उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स वहाँ पे ऑब्टेन हुए थे। मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 8 ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट थे। जो ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट थे उनको रोमन नंबर के द्वारा उन्होंने रिप्रेजेंट किया। रोमन नंबर 1 2 3 7 8 तक। फिर फर्स्ट से लेके 7th ग्रुप तक जो पहले 7 ग्रुप हैं उन ग्रुप को उन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए ग्रुप बी। प्रत्येक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया। जबकि जो लास्ट ग्रुप है 8वां ग्रुप है उन्होंने उन्होंने लास्ट ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट से लेके 7 तक जितने भी अपने स्टार्टिंग के 7 ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को उन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया। सब ग्रुप फर्स्ट, फिर सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। जो अपना लास्ट ग्रुप है 8वां ग्रुप, उन्होंने 8वें ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। लास्ट वाले ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट थे। उन एलिमेंट को उन्होंने ट्रांजिशन मेटल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। जब उन्होंने एलिमेंट को टेबल में अरेंज किया तो बीच में टेबल के अंदर कुछ गैप वहाँ पर उन्होंने रखे। जब टेबल को अरेंज कर रहे थे तो बीच में कुछ जगह उन्होंने टेबल के अंदर गैप रख दिए थे। गैप क्यों रखे? क्योंकि कुछ एलिमेंट उस टाइम में कम्प्लीटली डिस्कवर नहीं हुए थे। कम्प्लीटली स्टडी करने के बाद उन एलिमेंट को बाद में उस प्लेस पे खाली जगह पे टेबल के अंदर उन्होंने प्लेस कर दिया था। ठीक है, तो ये अपनी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट कह सकते हो, अरेंजमेंट कह सकते हो। अब हम बात करते हैं मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो मेरिट्स हैं, जो एडवांटेज है, वो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो देखो क्या क्या एडवांटेज इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो अपनी एडवांटेज है वो है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। ये हमने पहले बता दिया था। मेंडलीव एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले इन 63 एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक फॉर्म में सबसे पहले अरेंज किया था टेबल के अंदर, जिस वजह से उन्होंने नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। इन 1906 में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इस काम के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टाइम में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, 63 एलिमेंट्स उस टाइम में प्रेजेंट थे, उन्होंने इन सभी एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक फॉर्म में सबसे पहले टेबल में अरेंज किया था, जिस वजह से उन्होंने नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पहला जो
एडवांटेज है वो क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम में टेबल के अंदर प्रेजेंट थे उनको सभी को पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने उस टेबल के अंदर अरेंज किया। ठीक है। सेकंड एडवांटेज की बात करें तो सेकंड एडवांटेज क्या है, करेक्शन ऑफ सम डाउटफुल एटॉमिक मास। जब मैंड्रयू इस टेबल को स्टडी कर रहे थे उस टाइम में उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट किए गए जिनका एटॉमिक मास थोड़ा बहुत डाउटफुल था। उन्होंने क्या करा, जब टेबल को अरेंज किया, टेबल को डिस्कवर किया, उस टाइम में कुछ एलिमेंट्स उनके पास ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी। एटॉमिक मास की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली अलग थी और उन्होंने जो स्टडी करी उनकी वैल्यू अलग थी। ठीक है। तो वहाँ पे कुछ करेक्शन की एटॉमिक मासेस के केस में, तो उन्होंने क्या करा, उन एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेस की वैल्यू में एक करेक्शन की, सही किया, और सही करने के बाद उस टेबल के अंदर उन्होंने अरेंज किया। कौन कौन से एलिमेंट वहाँ पे ऐसे प्रेजेंट थे जिनका एटॉमिक मासेस की वैल्यू उस टाइम में गलत थी। तो देखो, सबसे पहले एलिमेंट था बेरिलियम, यूरेनियम एंड इंटेनियम। ठीक है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट थे, और भी एलिमेंट है जिनकी एटॉमिक मासेस की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली और जो थ्योरेटिकल थी वो अलग आ रही थी। उन्होंने क्या करा, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया, और करेक्ट करने के बाद इस टेबल में उन्होंने पर्टिकुलर ऑर्डर से अरेंज किया। ठीक है। तीसरी एडवांटेज की बात करें तो तीसरी एडवांटेज है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अभी हमने क्या बताया था कि जब मैंड्रयू इस टेबल को अरेंज कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, उस टाइम में उन्होंने कुछ जगह गैप छोड़ दिया था टेबल के अंदर। क्यों? क्योंकि जब वो इस टेबल को स्टडी कर रहे थे उस टाइम में कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी डिस्कवरी, जिनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली कंप्लीटली स्टडी नहीं हुई थी। जब टेबल को अरेंज कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, उस टाइम में उनके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी स्टडी कंप्लीटली नहीं हुई थी, उनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली स्टडी नहीं हुई थी, जिस वजह से उस टाइम में उन्होंने कुछ जगह पीरियोडिक टेबल में उन्होंने छोड़ दी थी, कुछ गैप वहाँ पे रख दिया था। फिर उसके बाद उस एलिमेंट्स की कंप्लीट स्टडी करने के बाद उन एलिमेंट्स को उस जगह जो गैप छोड़ा था उस गैप में उन्होंने फिल कर दिया। ठीक है। जब वो एलिमेंट्स उस प्लेस पे फिल हुए तो वहाँ पे हम इक्का वर्ड का वहाँ पे यूज किया था। जब उन एलिमेंट्स की स्टडी कंप्लीट हो गई थी तो कंप्लीट होने के बाद मैंड्रयू ने उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर जो गैप छोड़ा था उसके अंदर उन्होंने फिल कर दिया। फिल तो कर दिया, बट उन एलिमेंट्स के नाम के आगे उन्होंने इक्का वर्ड का यूज किया, जैसे कि बोरॉन हो गया, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज। ये कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी स्टडी कंप्लीट उस टाइम में नहीं हो पाई थी, जिस वजह से वहाँ पे कुछ गैप टेबल के अंदर छोड़ दिया था। फिर इन एलिमेंट्स की स्टडी कंप्लीट होने के बाद इन एलिमेंट को उस टेबल के अंदर अरेंज कर दिया था। अब इन एलिमेंट को अरेंज तो कर दिया, पर इनके आगे, इनके नाम के आगे क्या लगा दिया, इक्का। इक्का एक संस्कृत नेम है, संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, टू नेक्स्ट, इससे अगला। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ले लिया इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इक्का मैग्नीज। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो बाद में उस जगह टेबल के अंदर अरेंज हुए थे। उस टाइम में तो हमने क्या कहा, इक्का वर्ड वहाँ पे लगा दिया था, तो इक्का बोरॉन वहाँ पे बन गया था, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इक्का मैग्नीज। ये ऐसे एलिमेंट थे जो बाद में वहाँ पे प्लेस किए गए हैं। पर प्रेजेंट टाइम में अब इन एलिमेंट्स का कुछ अलग नाम हो गया। उस टाइम में तो क्या नाम था इसका, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इक्का मैग्नीज। ये एलिमेंट के नाम थे उस टाइम में जब उन्होंने उस टेबल के अंदर रखा। बट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये जो एलिमेंट है इनका दूसरा नाम उन्होंने रख दिया क्या, जो इक्का बोरॉन है इसको हम प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं, स्कैंडियम। ठीक है।
इक्का बोरोन को अब प्रेजेंट टाइम में हम स्कैंडियम से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्का एल्यूमिनियम को हम गैलियम के द्वारा अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्का सिलिकॉन को अब जर्मेनियम के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो इक्का मैंगनीज है उसको हम टाइटेनियम के द्वारा अब टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जो प्रेजेंट टाइम में नाम है वो क्या है, इक्का बोरोन का तो स्कैंडियम हो गया, इक्का एल्यूमिनियम का गैलियम हो गया, इक्का सिलिकॉन का जर्मेनियम हो गया, और भाई इक्का मैंगनीज का क्या नाम हो गया, टाइटेनियम। ओके, तो ये एलिमेंट उस टाइम में अरेंज किए गए थे। चलो अब हम बात करते हैं फोर्थ एडवांटेज की। तो फोर्थ एडवांटेज क्या कह रहे हैं, जब नोबल गैसेज डिस्कवर करने के बाद इन गैसेज को मेंडलीव ने इस टेबल के अंदर उन्होंने अरेंज किया। नोबल गैसेज तो पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो बाद में डिस्कवर हुए हैं। तो नोबल गैसेज पहले डिस्कवर कंप्लीट कर ली थी। अब उन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने इस टेबल को, इस नोबल गैसेज को इस टेबल के अंदर उन्होंने एडिटीज रख दिया। ठीक है, जब नोबल गैसेज को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रखा तो उस ग्रुप का नाम क्या है, जीरो ग्रुप उन्होंने रिप्रेजेंट किया। जब नोबल गैसेज को मेंडलीव ने इस टेबल के अंदर रखा तो उनकी प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजमेंट उन्होंने नहीं किया। एज इट इज इस गैसेज को उन्होंने टेबल के अंदर रख दिया। ठीक है, और वही उस केस में इनका नाम जीरो ग्रुप की फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट करा। जीरो ग्रुप क्यों कहा, क्योंकि ये जो नोबल गैसेज हैं, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन जो भी है, जिनोन, इनकी जो वैलेंसी होती है वो जीरो होती है। ये फुलफिल होते हैं, फुलफिल होने की वजह से ये मोस्टेबल होंगे, जिस वजह से ये जीरो वैलेंसी शो करते हैं। इस वजह से नोबल गैसेज का नाम उस केस में इन्होंने जीरो ग्रुप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। ठीक है, तो ये थी अपनी कुछ एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन या कहे तो डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या होगी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो हम देख लेते हैं। देखो, आप देखो लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या लिमिटेशन को देख लेते हैं। तो जो पहली लिमिटेशन है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन। तो देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात कर लो या कहे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दोनों पीरियोडिक टेबल में सेम लिमिटेशन है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और जो अपनी आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है प्रेजेंट टाइम में, उसकी भी लिमिटेशन क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिनकी पोजीशन टेबल के अंदर फिक्स नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, चाहे आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात कर लो चाहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर लो, इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, बट इसकी पोजीशन टेबल के अंदर फिक्स नहीं है अभी। ठीक है, जिस ग्रुप में इस एलिमेंट को रखा गया है इसकी प्रॉपर्टी बाकी जो एलिमेंट्स बच के ग्रुप के उनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट ये शो करता है। ठीक है, अब डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा इस वजह से क्या होगा, वो इस ग्रुप में मैच नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसकी पोजीशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एज वेल एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर फिक्स नहीं है। ओके, तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं है। सेकंड लिमिटेशन की बात करें तो सेकंड लिमिटेशन क्या अपनी, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के आइसोटॉप। पहले सेकंड लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम आइसोटॉप के बारे में पढ़ लेते हैं, आइसोटॉप होते क्या है। तो देखो आइसोटॉप एलिमेंट के ऐसे स्पीशीज होंगे जिनका एटॉमिक मासेज डिफरेंट होना चाहिए और एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। दोज स्पीशीज ऑफ एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेज, ऐसा स्पीशीज एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक मासेज तो डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, तो
तो वो क्या कहलाते हैं? दिस इज कॉल्ड आइसोटोप्स। दीज आर कॉल्ड आइसोटोप। वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो देखो एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो दो एग्जाम्पल दिए, एक तो क्लोरीन एलिमेंट का आइसोटोप दिया और दूसरा हाइड्रोजन एलिमेंट का आइसोटोप यहाँ पे लेके चलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं क्लोरीन के। तो क्लोरीन एलिमेंट के दो आइसोटोप अपने पास प्रेजेंट हैं। पहला तो है Cl1735, दूसरा Cl1737। मीन्स क्लोरीन का जो पहला आइसोटोप है इसका एटॉमिक नंबर तो क्या है? 17 और एटॉमिक मास क्या होगा? 35। ऊपर एटॉमिक मास रिप्रेजेंट किया जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर। तो पहला आइसोटोप में एटॉमिक मास क्या है? 35, एटॉमिक नंबर 17। दूसरे आइसोटोप की बात करें तो एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 37। तो यहाँ पे इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट के तीन आइसोटोप्स हैं अपने पास। पहला जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो क्या है? H11, H12, H13। तो इन सभी में जो एटॉमिक नंबर होगा वो 11 है और पहले के अंदर एटॉमिक मास 1 है, दूसरे के अंदर एटॉमिक मास 2 है और तीसरे के अंदर एटॉमिक मास 3 है। ओके, तो ये कह रहा है कि ये जो आइसोटोप्स है एलिमेंट के, इनकी पोजीशन भी मैंडलिन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। ठीक है, एलिमेंट तो उन्होंने अरेंज कर दिए टेबल के अंदर, बट जो आइसोटोप्स है एलिमेंट्स के उनकी पोजीशन उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करी। तो आइसोटोप की पोजीशन मैंडलिन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, अरेंज नहीं है। तो ये है अपनी सेकंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो देखो भाई, थर्ड लिमिटेशन पढ़ने से पहले हमने पीछे स्टेटमेंट पढ़ी थी मैंडलिन की। उसमें क्या पढ़ा था कि मैंडलिन ने 63 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के रेस्पेक्ट में अरेंज करते हैं। मीन्स ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सबसे कम है उसको सबसे पहले टेबल के अंदर अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद ऐसा एलिमेंट लेके चलेंगे जिसका एटॉमिक मास पहले से ज़्यादा है, फिर वो ले लिया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के रेस्पेक्ट में अरेंज करना है। ये अपना स्टेटमेंट थी, अपना अरेंजमेंट था मैंडलिन पीरियोडिक टेबल का। बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशन फाइंड आउट की गई। क्या? उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट किए गए जिनका एटॉमिक मास कम है उसको तो बाद में ले लिया, और जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है उनको पहले ले लिया। फिलहाल तो स्टेटमेंट ये थी कि जो मैंडलिन है उन्होंने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के रिस्पेक्ट में अरेंज कर रखा है। मतलब सबसे पहले वो एलिमेंट लेके चलोगे जिनका एटॉमिक मास सबसे कम है, फिर उसके बाद जिसका एटॉमिक मास थोड़ा ज़्यादा है उसको ले लिया, फिर लास्ट में ऐसे एलिमेंट को अरेंज करा है जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है। बट कुछ ऐसे एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट किए गए जिनका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है वो पहले ले रखे हैं और सबसे कम है वो बाद में ले रखे हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया कोबाल्ट एंड निकेल। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो है 58.9 और जबकि निकेल का एटॉमिक मास कितना है? 58.7। तो ये बताओ मैंडलिन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आना चाहिए? कोबाल्ट या निकेल? सबसे पहले निकेल आना चाहिए, फिर उसके बाद कोबाल्ट आना चाहिए टेबल के अंदर। क्यों? क्योंकि निकेल का एटॉमिक मास कम है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है। तो इस वजह से निकेल को पहले लेके आना पड़ेगा और कोबाल्ट को बाद में, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना है? 58.7, उसका 58.9। ये अरेंजमेंट होनी चाहिए। बट जो अरेंजमेंट टेबल के अंदर है एक्चुअली वो क्या है? कोबाल्ट निकेल, मतलब कोबाल्ट को पहले ले लिया और निकेल को बाद में। तो ये अरेंजमेंट गलत है, ये अरेंजमेंट यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो ये है इसकी थर्ड लिमिटेशन। और भी एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में ले लिया, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले ले लिया। तो ये तीसरी लिमिटेशन। चलो अब लास्ट लिमिटेशन को देख लेते हैं। अपनी लास्ट लिमिटेशन क्या है? अनसर्टेनिटी इन प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। अभी हमने बताया था
कि जब मेंडलीव ने इस टेबल को डिस्कवर किया तो उस टाइम में उन्होंने टेबल के अंदर कुछ गैप रख दिया था, कुछ स्पेस वहाँ पे छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था, क्यों रखा था? क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट उस टाइम में अपने पास प्रेजेंट थे जिनकी डिस्कवरी कंप्लीटली नहीं हुई थी, जिनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली स्टडी नहीं हुई थी। इस वजह से उन्होंने वहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था। फिर बाद में कंप्लीट स्टडी करने के बाद उन एलिमेंट को वहाँ पे रख दिया, इक्का वर्ड का वहाँ पे यूज़ किया था। तो वहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कि उन्होंने उन एलिमेंट को इक्का वर्ड यूज़ करते हुए यहाँ पे रख तो दिया, बट उनकी प्रॉपर्टी जिस पोजीशन में टेबल के अंदर है वो एग्जैक्ट नहीं है। जिस पोजीशन में उन एलिमेंट को उन्होंने अरेंज करा है वो उनके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, वो उन प्रॉपर्टी को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये है इसकी फोर्थ लिमिटेशन, ठीक है। तो ये अपनी लिमिटेशन और एडवांटेज थी। तो अपना जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीटली स्टडी हुआ। अब जो अपना नया टॉपिक होगा वो होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ध्यान से स्टडी करना है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने देख लिया किस टाइप से एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो उनके एलिमेंट को याद करो या मत करो पर थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना किस टाइप से मेंडलीव ने अरेंज करा है। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट अरेंज करके वो ध्यान से याद करने हैं, या तो क्या समझना है, रटना नहीं है, समझना है किस टाइप से एलिमेंट को उन्होंने अरेंज करा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आगे +1 और +2 में काम आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।